जनसंख्या परिवर्तन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड पार्ट है, जो हम पहले जनसंख्या यानी ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर जो है मानव संसाधन कर चुके हैं। ठीक है, तो जो आधा चैप्टर है वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो आपका है इसमें है जनसंख्या परिवर्तन यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है आपका कि जनसंख्या परिवर्तन यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन क्या है। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लेते हैं, एक निश्चित समय अवधि लेते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि पहली जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी है, तो इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या में परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रहती है, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसे कि आप चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। ठीक है, यानी जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो जन्म दर और मृत्यु दर यानी बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से होता है। ठीक है, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में बहुत कमी थी। ठीक है, यानी जनसंख्या में देखो परिवर्तन जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका बर्थ रेट, जिसे जन्म दर बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपका है डेथ रेट। ठीक है, यानी मृत्यु दर जिसे हम बोलते हैं। और ये चीज़ें किससे अफेक्टेड होती है? हेल्थ फैसिलिटीज से होती है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, तो इसमें जो आपको एक टाइम पीरियड बताया गया 1800 तक की क्या समस्या थी कि जन्म दर तो था ऊंचा, ठीक है, लेकिन मृत्यु दर भी उतना ही था। क्यों? क्योंकि उस समय जो हेल्थ फैसिलिटीज थी, यानी जो हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थी, ये सब अच्छे से जो है वो डेवलप्ड नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो जन्म लेते थे और उनकी मृत्यु जो है वो ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है, इसके अलावा तो दूसरा कारण बताया हुआ है भोजन। उस समय जो है क्योंकि उत्पादन जो है वो बहुत कम था, प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो भूखे मारे मर जाते थे। ठीक है, अब अगर हम 1804 से बात करें, 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्ष बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या का विस्फोट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा 1999 तक 30 वर्ष की अवधि में लगभग जनसंख्या जो है वो 2 गुनी यानी 6 अरब हो गई है। इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर में कमी होना। ठीक है, यानी कि जो जनसंख्या 1804 के बाद से जो लगातार इतने बढ़ रहा है, उसके दो कारण क्या क्या बताया जा रहा है। एक तो जन्म दर बताया जा रहा है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि लोगों के पास क्या है, अब खाने के लिए खाना उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है। और तीसरी क्या है, औषधियाँ यानी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, दवाइयाँ मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है बीमारी की वजह से उनके जो मरने की संख्या वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, अब अगला हम देखें, हमारा अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो समझना है हमें जन्म दर क्या होता है, यानी बर्थ रेट। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपका पेपर के लिए, अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, प्रति 1000 बच्चों के ऊपर, नीचे 1000 लिखेंगे, जितने बच्चों का जन्म हो रहा है वो ऊपर लिखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं जन्म दर। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम मृत्यु दर की बात करें यानी कि डेथ रेट की, तो 1000 व्यक्तियों पर यानी टोटल से हम 1000 नीचे लिखा जाएगा और जितने लोगों की मृत्यु हो रही है वो ऊपर लिखा जाएगा, तो इसे डेथ रेट या फिर मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आपको समझना है वो समझना है प्रवास। प्रवास क्या होता है? ठीक है, प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है, आना या जाना। ठीक है, जैसे मान लो कहीं हम सब लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ये प्रवास कहलाता है। ठीक है, कि जब आप एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हो रहने के लिए, वो प्रवास कहलाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया को छोड़ करके दूसरी कंट्रीज में रहने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों में रहने के लिए जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्रवासी कहलाएगा। ठीक है, सेम मान लो दिल्ली से कोई व्यक्ति जो है वो अपने गाँव चला गया है वापस रहने के लिए, तो वो भी एक प्रवासी कहलाएगा। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं, यानी नेचुरल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो क्या होती है, बढ़ती है या फिर घटती है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, यानी नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, देखो अब ये आपको चित्र के थ्रू समझाया हुआ है। ये देखो जन्म दर मतलब मान लो 5 बच्चों का जन्म हो रहा है और 2 बच्चों की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्योंकि 3 लोग बढ़ गए ना, अब अगर मान लो 3 लोगों की मृत्यु हो रही है, 3 ही बच्चों का जन्म हो रहा है, तो इस समय जो जनसंख्या है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, नहीं कांस्टेंट रहेगी, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब अगर मान लो मृत्यु जो है देखो 5 लोगों की हो रही है और बच्चों का जन्म केवल 2 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या है वो घटेगी, पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है,
अब इसमें कुछ टर्म्स आपको बताया गया है। उत्प्रवास क्या होता है? देखो, उत्प्रवास होता है जब लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं रहने के लिए, तो वो उत्प्रवास होता है। ठीक है। इसके विपरीत मतलब आना, देखो, यानी कि जब लोग अपने देश में आते हैं रहने के लिए, ठीक है, यानी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं रहने के लिए, वो आप्रवास होता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ गए हैं रहने के लिए। ठीक है। और सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है। अगर एक देश से दूसरे देश में जाएंगे रहने के लिए, तो जहाँ मान लो एक कंट्री ए है, ठीक है, एक कंट्री बी है, तो अगर यहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे रहने के लिए, तो यहाँ तो कम होगी जनसंख्या, लेकिन यहाँ बढ़ेगी। ठीक है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे रहने के लिए सेम, तो यहाँ घटेगी और यहाँ बढ़ेगी। इस तरीके से होता है। अगला टॉपिक है आपका जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, यानी किस तरह से जनसंख्या बढ़ा है, हमें ये समझना है, पैटर्न क्या है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में, जैसे केन्या में, जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि जो है वो हो रही है। ठीक है। यानी कि एक एग्जाम्पल आप देखो, विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में जनसंख्या जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। कहीं घट रहा है, कहीं पर कॉन्स्टेंट है, कहीं पर बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको जो जिस कंट्री का एग्जांपल आपको दिया है केन्या का, वहाँ पर क्या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य देशों में, जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न मृत्यु दर है, यानी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम है और मृत्यु दर भी क्या है? कम है, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो क्या है? वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या में कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश हैं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोला, समझाया जा रहा है आपको कि जनसंख्या किसी भी देश की कितनी है। ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके पास जो लोग हैं, ठीक है, उनके गुण का, उनके कौशल का अगर एक देश अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो उस देश का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल जापान का दिया हुआ है कि जापान ने क्या करा, अपने लोगों को संसाधन के रूप में, यानी कि रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करा और अपने देश का विकास किया। ठीक है। अब जनसंख्या संगठन क्या है, तो सबसे पहले इसमें हम ये जानते हैं कि हमारे देश में कितने पुरुष रहते हैं, कितने स्त्रियां रहती हैं। ठीक है। इसके अलावा उनकी आयु क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं। ये सारे जो डेटा हमें मिलता है वो जनसंख्या संगठन में ही मिलता है। ठीक है। ये जनसंख्या पिरामिड है, देखो, जिसमें आपको दिखाया हुआ, देखो, अलग अलग एज के हिसाब से ये बनाया हुआ है इस तरह से स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो अब देखो 80 से 84 के जो लोग हैं वो कितने कम हैं। ठीक है। जबकि जो बच्चों की संख्या है वो क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि जो आश्रित वर्ग है, आश्रित वर्ग मतलब जो डिपेंडेंट है अपने ज़रूरतों के लिए दूसरों के ऊपर, वो आपका है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, यानी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा आश्रित जो ग्रुप होता है वो होता है 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग। ठीक है। यानी जिनकी उम्र 65 वर्ष हो गई, 65 ईयर्स हो गई है, वो लोग भी क्या अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि उस उम्र में वो कमा नहीं पाते हैं। ठीक है। और जो कार्यरत आयु वर्ग है, यानी कि ऐसा वर्ग जो कमाता है, ठीक है, जो एक्टिव ग्रुप है, वो है 15 वर्ष से 65 वर्ष के लोग, क्योंकि कमाते हैं और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं और अपने परिवार की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं खुद ही। ठीक है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर पर दोनों ही ऊंचे हैं, उसका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है। और ऊपर जो है वो तीव्रता से संकीर्ण हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु जो है वो शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ जनसंख्या वृद्ध लोगों की बहुत कम होती है। इसलिए केन्या का जो पिरामिड है वो ये दर्शाता है। ठीक है। जन्म दर मृत्यु दर ऊंचा है, इसलिए नीचे का चौड़ा है, लेकिन क्योंकि मृत्यु दर ज़्यादा होने की वजह से ऊंची आयु के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। जिन देश में मृत्यु दर कम
हो रही है। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा होगा क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड का दृष्टिगोचर है। ठीक है, देखो ये भारत का पिरामिड दिखा रहा है आपको कि यहाँ पर ये देखो यहाँ तक पर जो है, यहाँ तक के यानी 54 तक की उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, और जैसे हम ऊपर जाते हैं उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, और जिन देश में 15 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पर श्रम शक्ति जो है यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब अगला है हमें अगला पैराग्राफ में, कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश का आधार पर पिरामिड संकरा होता है। देखो ये जापान का है कि नीचे कम है और यहाँ पर देखो ज़्यादा है, फिर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, इस तरीके से। ऐसा क्यों है? क्योंकि घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग जो है वो क्या हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं यानी बूढ़े हो चुके हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करके आय अर्जित करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, जिससे देश की तरक्की होती है और देश की इनकम बढ़ती है। ठीक है, हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित किया जाए। ठीक है, यानी उन्हें शिक्षा दी जाए ताकि वो एक कुशल मानव संसाधन बन सके। ठीक है, अभी आपका चैप्टर जो है वो हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको हम बाद में करेंगे। ठीक है, एक अलग से मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको डाल दूंगी, पहले आप इतना चैप्टर समझ लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।